हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। तो देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे व्यक्तिगत विभिन्नता। कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था व्यक्तिगत विभिन्नता। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? इस क्लास में हम लोग देखे थे व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ को जाने थे। फिर बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या क्या परिभाषा दिया था व्यक्तिगत विभिन्नता का, ये सारा कुछ जाने थे। उसके बाद हम लोग देखे थे व्यक्तिगत विभिन्नता का विशेषता क्या होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो विशेषता होता है उसके बारे में जाने थे। फिर हम लोग देखे थे व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उनमें से जो मुख्य प्रकार है व्यक्तिगत विभिन्नता के, वो सब देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि आखिर व्यक्तिगत विभिन्नता होने का क्या कारण है, किस कारण से व्यक्ति में व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, किस कारण से, तो उसका क्या कारण था व्यक्तिगत विभिन्नता का, ये भी देखे थे। उसके बाद आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे, कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ वो सारा कुछ करेंगे। आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र व्यक्तिगत विभिन्नता में आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में क्या महत्व है। आखिर इससे जो हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या शिक्षा में महत्व, क्या उसका शैक्षिक निहितार्थ है, वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता के जो शिक्षण विधियाँ हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हम कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ का यूज करते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, शिक्षण विधियाँ का जो है ना परीक्षण, जो मतलब किस तरह से हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता को जानेंगे, वो सब कौन कौन सी विधियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होगा, ठीक ना। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, पार्ट 1 इसका, उसके बाद इसको देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सब हम लोग का हो चुका था, आज हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। इसके पहले वाला जितना भी है वो सारा कुछ हो चुका था, ठीक है। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए पहला क्या है हमारा आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है हमारा क्या है, पहला टॉपिक है व्यक्तिक। यही होता है व्यक्तिक, या फिर देखिए एग्जाम में आपका ऐसे भी रहेगा, व्यक्तिगत भी लिखा हुआ रहेगा या फिर क्या व्यक्तिक, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। व्यक्तिक या फिर व्यक्तिगत दोनों एक ही चीज़ है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, हिंदी में नाम अलग अलग देता है लेकिन इंग्लिश में देखिएगा तो वही नाम रहेगा, एक ही नाम रहेगा, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो इसको हम लोग पहला टॉपिक आज है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र। आखिर कौन कौन से क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, एक व्यक्ति कौन कौन से क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्षेत्र क्या है, पहला क्षेत्र है शारीरिक क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में, तो शारीरिक क्षेत्र में एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। मतलब क्या, शारीरिक क्षेत्र कहने का मतलब क्या, लंबाई में हो सकता है अलग होगा, हो सकता है रंग रूप में अलग होगा, हाइट में कम ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं ये सब कारण से क्या व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, व्यक्तियों में ऊंचाई, वजन, रंग, शरीर की बनावट, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें भी अलग अलग होता है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। फिर क्या उनका क्या कैपेसिटी है, क्या शक्ति है, क्या पावर है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य में भी क्या होता है, ये सब में अंतर पाया जाता है। उसके बाद ही क्या बोल रहा है, दूसरा क्षेत्र कौन सा है, मानसिक, या फिर इसी को क्या बोलते हैं बौद्धिक। मानसिक और बौद्धिक क्षेत्र, ये जो दूसरा विभिन्नता का क्षेत्र किस में पाया जाता है, तो बौद्धिक और मानसिक क्षेत्र में भी पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हर कोई व्यक्ति एक जैसा, उसका सोचने का कैपेसिटी नहीं होता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, कोई बुद्धिमान होता है, कोई बहुत तेज होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मूर्ख होता है, सब अलग अलग होते हैं, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है देखिए, बुद्धि, स्मृति और तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता और समझ में व्यक्तियों के बीच भिन्नता क्या होती है, व्यक्तियों के बीच भिन्नता होती है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, संवेगात्मक क्षेत्र। अगला क्षेत्र कौन सा है, अगला क्षेत्र है हमारा संवेगात्मक क्षेत्र। इसमें क्या आता है, तो देखिए इसमें क्या क्या आता है, जैसे देखिए कुछ व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बहुत हुलचुल करने वाले, तो मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कुछ तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सब जो होता है ना, इसके कारण भी व्यक्ति क्या एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ये सब जो आता है ना, किस में आता है, ये आपका आता है संवेगात्मक क्षेत्र में। किस में, संवेगात्मक क्षेत्र में। देखिए इसमें क्या क्या आता है,
कुछ व्यक्ति क्या भावुक होते हैं, ठीक है ना, कोई बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे मतलब कुछ लड़का लोग या फिर कुछ गर्ल्स भी बहुत जल्दी भावुक हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, ठीक है ना, तो वो किस में आते हैं, किसके कारण होता है, ये सब संवेगात्मक क्षेत्र में आएगा। कुछ शांत, देखिए कुछ शांत होते हैं, कुछ क्रोधी होते हैं और कुछ क्या प्रसन्नचित होते हैं। कुछ लोग पूरा शांत रहते हैं, कुछ तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग क्या खुशी होते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, आनंद रहते हैं, पूरा एकदम आनंदमय रहते हैं, खुश रहते हैं कि नहीं मेरा तो ये है वो है, हमेशा मतलब खुश मिजाज रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं, ये सब भी क्या है, इसके कारण भी व्यक्ति में क्या विभिन्नता पाए जाता है। ये किस क्षेत्र में आते हैं, ये आते हैं हमारे संवेगात्मक क्षेत्र में। किस में, संवेगात्मक क्षेत्र में, इमोशनल एरिया में आते हैं। तो आप लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए इतना अच्छा से आप लोगों को समझाया जा रहा है, उसके बाद भी अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए, फिर जैसे भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर और एक्सप्लेन कीजिए तो फिर और एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में क्या बोल रहा है, सामाजिक व्यवहार से जुड़े हुए जितने होते हैं ना, क्या सामाजिक व्यवहार, फिर सहयोग, मतलब समाज से जुड़ा हुआ जितना होता है। समाज में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, फिर किसी चीज़ का लीडरशिप होता है, कोई नेता बनता है तो नेतृत्व करता है, फिर क्या सामाजिक संबंधों को बनाए रखते हैं सब। जो अंतर ये सब पाया जाएगा किस में आएगा, जितना भी अंतर पाया जाता है ना इस तरह का, ये सारा कुछ आपका किस में आएगा, सामाजिक क्षेत्र में आएगा। तो सामाजिक व्यवहार, सहयोग, नेतृत्व, सामाजिक समायोजन और क्या सामाजिक संबंधों में अंतर पाया जाता है। किसमें, तो ये किस में आते हैं, ये सब आपको आते हैं सामाजिक क्षेत्र में। अब अगला हमारा क्या है, रुचियों का क्षेत्र। देखिए हर व्यक्ति का रुचि अपना अलग अलग होता है, अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। किसी को कुछ खाना पसंद होता है, कुछ को दूसरा खाना चीज़ पसंद होता है, किसी को यहाँ घूमना पसंद होता है, किसी को रूम में रहना पसंद, तो किसी को बाहर घूमना, किसी को मूवी देखना, तो किसी को पढ़ना पसंद होता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी ना किसी अपना रुचि के कारण भिन्न होता है। हर किसी का रुचि अलग होता है, एक जैसा सबका अपना रुचि नहीं होता। यहाँ रुचि किसी लड़की का नाम नहीं है, बल्कि क्या रुचि मतलब इंटरेस्ट, आपका क्या इंटरेस्ट है, पसंद, इसको रुचि पसंद बोल सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, रुचियों का क्षेत्र। किसी भी रुचि पढ़ाई में, किसी की रुचि पढ़ाई में, किसी की रुचि खेल में, किसी को पढ़ने में मन लगता है, किसी को खेलने में मन लगता है, किसी को गाने में, किसी को ड्राइंग बनाने में, किसी को संगीत में, और क्या किसी को कला में। तो सबका अलग अलग अपना अपना रुचि होता है, ठीक है ना, अपना अपना अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होता है, आपका एक फील्ड है, क्या है, रुचियों का क्षेत्र। इसके कारण भी क्या व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा क्षेत्र है, अभिरुचि। वो रुचि था, ये अभिरुचि है, ठीक है ना। अभिरुचि या फिर इसको क्या बोलते हैं, योग्यता। आप में क्या योग्यता है, सबका देखिए अपना अपना जो एबिलिटी होता है ना, कैपेसिटी होता है ना, योग्यता होता है ना, क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या एरिया ऑफ एबिलिटी या एप्टीट्यूड, एरिया ऑफ एबिलिटी। क्या बोल रहा है, विभिन्न वैज्ञानिकों में क्या गणित, विज्ञान, भाषा, कला आदि में अलग अलग योग्यताएं होती है, ठीक है ना। सबका कोई स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कुछ लड़के लोग विज्ञान में, साइंस में तेज है, किसी का मैथ अच्छा रहता है, किसी का कला अच्छा रहता है, किसी का भाषा अच्छा रहता है, किसी का इंग्लिश अच्छा रहता है, किसी का सोशल साइंस अच्छा रहता है। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट के हिसाब से क्या उसका योग्यता है, उसके अनुसार क्या सबका अलग अलग होता है। तो कहीं ना कहीं क्या इसके कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्या है, सीखने का क्षेत्र। सीखने का क्षेत्र है, इसके कारण भी व्यक्तिगत का भिन्नता पाया जाता है। इसमें भी क्या है कि देखिए कौन किस तरह का सीख रहे हैं, कुछ लोग जल्दी सीख जाएंगे, कुछ लोग लेट से सीखेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि उसको सिखाने वाला कैसा है और वो किस तरह का सीखने का काम कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, कोई कुछ लोग, मान लीजिए आप लोग 5 दोस्त हैं, ठीक ना। कोई है 12th के बाद क्या किया, 12th के बाद वो मेडिकल का, इंजीनियरिंग का तैयारी किया। और कुछ लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन किए और जनरल कंपटीशन का 3 साल तैयारी किए, उनका नौकरी हो गया। और कुछ लोग उधर तैयारी कर रहे फिर 4 साल बाद किए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अंतर होता है, सीखने का क्या होता है, अंतर होता है। क्या बोला, देखिए कुछ विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे सीखते हैं, कुछ सीखने की गति और शैली में भिन्नता होती है। ऑलरेडी आपको बताएं, हर कोई का सीखने का गति अलग होता है, सीखने का शैली भी अलग होता है, अपना सीखने का मेथड भी अलग होता है। तो हर कोई किसी ना किसी तरीके से अलग होता है। उसके बाद देखिए अगला कौन सा क्षेत्र, व्यक्तित्व का क्षेत्र है। सबका अपना अपना अलग अलग होता है पर्सनालिटी, उसके अनुसार वो सब सीखते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए
व्यक्ति अंतर्मुखी, बहुमुखी, आत्मविश्वासी या संकोची होते हैं। अंतर्मुखी मतलब बताए ना, पूरा डिटेल से पिछले क्लास में बताए थे। अंतर्मुखी मतलब क्या, जो अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को छुपा के रखता है, या मतलब रखता है अपने मन में, कम बोलता है, जो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता, अकेले रहना पसंद करता। बहुमुखी जो मतलब ग्रुप में रहता है, पूरा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देगा, वो सब किस में आएगा, बहुमुखी में आ जाएगा। ये जो भी बोलेगा सोच समझ के बोलेगा, ये इसका मन में जो आएगा जैसे आएगा बोल देगा। फिर आत्मविश्वास, उसमें क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। फिर क्या संकोच, मतलब शर्म भी आएगा, संकोची हो सकते क्या, मतलब वो शर्मीले भी हो सकते हैं, लड़की शर्मीली भी हो सकती है। ये सब किस में आएंगे, आपका व्यक्तित्व का क्षेत्र। ये सब क्या है, ये सब आपका व्यक्तित्व का क्षेत्र में आता है। तो देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट कीजिए और बताइए। हम इतना अच्छा से आप लोग को समझा रहे हैं। अब देखिए अगला हमारा क्या है, अगला कौन सा क्षेत्र है, अगला हमारा क्षेत्र कौन सा है, अगला क्षेत्र नैतिक एवं मूल्यात्मक क्षेत्र, मोरल एंड क्या वैल्यू क्षेत्र। क्योंकि देखिए हर कोई का अपना नैतिक विचार अलग अलग रहता है, मूल्य अलग अलग रहता है, क्या सही है क्या गलत है, सबका अपना दृष्टिकोण क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी के अनुसार कुछ सही होता है तो किसी के अनुसार कुछ गलत होता है। तो सबका क्या अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। तो इसके कारण भी क्या होता है, इसके कारण भी ये व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। ये क्या बोल रहा है, नैतिकता, नैतिकता, मूल्य, आदर्श और दृष्टिकोण में भी क्या होता है, व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग आदर्श होता है, अलग अलग क्या होता है, मूल्य होता है, अलग अलग नैतिकता होता है। तो इसके कारण भी क्या पाया जाता है, इसके कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो इसके कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। ठीक ना। अब देखिए अगला हमारा क्या है, अगला कौन सा क्षेत्र है, अगला हमारा क्षेत्र है सृजनात्मकता का क्षेत्र, क्रिएटिविटी एरिया। देखिए इसके पहले हम आप लोग को पढ़ाए थे क्या, क्रिएटिविटी। उसमें बताए थे क्या, किसी जो उपलब्ध हमारे पास जो भी साधन होता है उसका यूज करके कुछ नया चीज़ को बनाना, नया विचार को बनाना, या नया सोच को लाना, या नया अवधारणा को बनाना को क्या बोलते हैं हम लोग, सृजनात्मकता बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो देखिए तो हर कोई का जो अपना होता है ना, क्रिएटिविटी करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग कम क्रिएटिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, आप लोग क्लास में ही आप लोग क्लास में ही अपने, मान लीजिए आप लोग टीचर बनिएगा, बहुत लोग पढ़ाते होंगे, स्टूडेंट को दीजिएगा कुछ बनाने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा से बनाएंगे, बहुत क्रिएटिव माइंड से बनाएंगे, कुछ ड्राइंग या कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट क्या बस नॉर्मली जैसे तैसे बना के ले आएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या, हर व्यक्ति में इसके कारण भी भिन्नता पाया जाता है, क्रिएटिविटी के कारण भी क्या होता है, भिन्नता पाया जाता है। सब एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ व्यक्ति अधिक सृजनशील होते हैं, क्या होता है, कुछ लोग ज़्यादा क्रिएटिव होता है, और कुछ लोग क्या, कुछ नए विचार और कल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं। जो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं ना, वो नए विचार और ज़्यादा इमेज कल्पनाएं को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे अपना, और क्या प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे, सामने को रखेंगे चीज़ों को कि नहीं मेरे माइंड में ये चल रहा है। तो कौन से वैसे लोग होते हैं, जो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा सृजनशील होते हैं, वैसे लोग। तो आई होप कि आप लोग को जो चीज़ भी हम इतना बता रहे हैं सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए हमारा क्या है, इसके पहले हम लोग क्या देखें, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र, आखिर कौन कौन से क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, व्यक्तिगत विभिन्नता के ज्ञान का शिक्षा में महत्व। आखिर जो कृषि क्या बोलते हैं, शैक्षिक निहितार्थ। ये क्वेश्चन तो इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में बात करें, चाहे सीटेट जेटेट में, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, कि शैक्षिक निहितार्थ क्या है। और देखिए जितना भी हम बता रहे हैं, आप लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, वो पॉइंट पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो आप लोग को लगेगा कि नहीं इससे क्वेश्चन करवाए हैं, ये सब थ्योरी जो पढ़ाए हैं उसी से जो हम मेन मेन जो पॉइंट लिख रहे हैं, जो यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, वही सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ रहे हैं, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका शिक्षा में क्या महत्व है वो भी तो जानना जरूरी है ना। मान लीजिए आप एक टीचर बनिएगा, तो व्यक्तिगत विभिन्नता आप पढ़ रहे हैं, तो इसको अगर एज अ टीचर आप कैसे इसको यूज़ कीजिएगा, उसमें क्या महत्व है, कैसे इसका कहाँ पे उपयोग करना है, ये सब तो आपको जानना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका शिक्षा में क्या महत्व है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, किसका, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का।
क्या बोल रहा देखिए, पहला क्या है, शिक्षक को कक्षा में प्रत्येक बच्चे की क्या विशिष्टता का सम्मान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए कक्षा में जब आप टीचर बनिएगा या आप टीचर है, तो कक्षा में हमेशा एक जैसे बच्चे नहीं रहते हैं। कोई पढ़ने में तेज रहता है, कोई एवरेज रहता है, कोई मतलब थोड़ा कम मतलब कमजोर रहता है। तो हर कोई का एक जैसा आईक्यू लेवल नहीं होता है। कोई जल्दी समझ जाएंगे, कोई धीरे समझेंगे, कोई समझेंगे ही नहीं, किसी को बार बार समझाना पड़ेगा। तो हर तरह के बच्चे क्लास में होते हैं, इसीलिए क्या उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अपना मेथड पढ़ाने का उसको भी यूज़ करना पड़ता है और समझाना भी पड़ता है। पहला क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था। पहला हमारा क्या है, अगर इस चीज़ को हम जान रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में क्या महत्व है, तो उसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या जान रहे हैं कि हर बच्चे का अपना सोचने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है। बहुत कोई जल्दी समझ लेते हैं, कुछ लोग लेट से समझते हैं, कुछ को समझ में नहीं आता है। तो क्या व्यक्तिगत क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था मतलब क्या, उसको पर्सनली हम लोग पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था में। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपके क्लासरूम में, कोई स्टूडेंट जैसे आप समझा रहे हैं, एक बार समझाए, दो बार उसको समझ में नहीं आएगा, तो आप बोलिएगा ना ठीक है तुम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करो, आगे पढ़ते हैं, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो ऑफिस में आके मिलना, चाहे क्लास के बाद आके मिलना। ऐसा अक्सर टीचर बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जरूर बोलते हैं। आप लोग भी अपने लाइफ में देखे होंगे, हम लोग भी देखे थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है व्यक्तिगत मतलब क्या, जो यहाँ पे देखिए टीचर है ना स्टूडेंट को पर्सनली बता रहे हैं। जो चीज़ मान लीजिए कुछ चीज़ को उसको टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ में प्रॉब्लम है, कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो क्या उसको पर्सनली गाइड करते हैं, बताते हैं। क्योंकि उसको हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, सोचने समझने का शक्ति अलग होता है। देखिए यहाँ पे दो स्टूडेंट है, ठीक ना। दोनों स्टूडेंट को यहाँ क्या टीचर स्पेशल गाइडेंस दे रही है, पर्सनली लोग को पढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या व्यक्तिगत है ना, यहाँ पे व्यक्तिगत किसी एक आदमी के लिए और किसी दो आदमी के लिए पर्सनल टीचर उसमें क्या कर रहा है, उसके लिए अपना टाइम दे रहा है, गाइड कर रहा है, पढ़ा रहा है उसको। ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक छात्र की सीखने की गति अलग होती है। ये बात तो आप लोगों को पता है, हम लोग को पता है, पहले ही बता चुके हैं। हर छात्र का सीखने का गति अलग अलग होता है क्या, इसलिए शिक्षक को क्या करते हैं, इसलिए शिक्षक को सामूहिक शिक्षण के बजाय क्या, जो शिक्षक को ना सामूहिक शिक्षण के बजाय क्या व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने वाली शिक्षण योजनाओं पर बल देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। क्या, जैसे आप टीचर बन गए, किसी को जैसे बताएं कि नहीं समझ में आ रहा है किसी स्टूडेंट को, तो उसको पर्सनली जाके बताएं। अपना जो खाली टाइम है उसमें, लंच टाइम में या फिर किसी और टाइम जिसमें आपका क्लास नहीं रहता, स्टूडेंट को बुलाइए या फिर उसको बोलिए इस टाइम में आइएगा। तो वहाँ पे क्या आप उसको पर्सनली बताइए, ठीक ना, पर्सनली बताइए, उसको समझाइए। तो ये एक मेथड आपको करना होता है। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। अगर इस तरह से हमको पता चल जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, इससे हमको पता चलेगा कि नहीं कौन सा स्टूडेंट को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कैरियर के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए क्लास 10 में स्टूडेंट है, बोर्ड का एग्जाम दिए, उसके बाद हम अब टीचर तो जान रहे हैं कि स्टूडेंट का मैथ्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, या फिर ये अच्छा है, और कुछ लोग का तो आप बोलिएगा कि नहीं आपका मैथ साइंस अच्छा है तो आप 11th से साइंस लीजिए। फिर बोलिएगा कि नहीं अगर आपका उससे अच्छा नहीं है तो फिर कॉमर्स लीजिएगा। चाहे किसी का सोशल साइंस अच्छा है तो फिर अगर पढ़ने का किन्हीं का कमज़ोर है तो फिर आप क्या बोलिएगा आर्ट्स लीजिए। तो कहीं ना कहीं क्या आप उनको गाइडेंस कीजिएगा। फिर अगर आप ट्वेल्थ में है तो ट्वेल्थ के बाद क्या बोलेंगे कि नहीं अगर आप अच्छा है, कुछ लोग जैसे ट्वेल्थ के बाद क्या आप इंजीनियरिंग का फील्ड में जाइए, मेडिकल का फील्ड में जाइए, चाहे कुछ लोग अपना अलग सेक्टर में जाइए, नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, तो कहीं ना कहीं क्या आप उसको प्रॉपर गाइडेंस कीजिएगा। क्योंकि उसका जो व्यक्तिगत विभिन्नता, उसका क्षमता क्या है, इसके बारे में आपको पता है, ठीक ना। एक स्टूडेंट का क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसका क्षमता है, उसके बारे में आप जानते हैं। तो क्या करेंगे, आप उसको गाइड करेंगे, प्रॉपर क्या गाइडेंस देंगे। उसे क्या बोलते हैं, व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल गाइडेंस। क्या बोल रहा है, छात्र की रुचि और क्षमताओं के आधार पर क्या उन्हें भविष्य के लिए कैरियर या व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, ठीक ना। भविष्य के लिए करियर या मार्गदर्शन। उसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए वो ट्वेल्थ के बाद भी उसको अपना करियर बनाना है, तो जो मान लीजिए किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट, आप बोलेगा कि नहीं बीसीए कर लो, इसमें अच्छा करियर बनता है। तो ये सब का क्या आप उसको, ताकि बाद में वो आप बन जाए अच्छा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, चाहे कुछ और भी करे, तो उससे क्या अपना व्यवसाय वो बना सकता है, कर सकता है। तो ये सब का गाइडेंस उसको दे सकते हैं, ठीक ना, ताकि क्या वे अपनी योग्यता के अनुसार सही क्षेत्र चुन सके। जैसे देखिए यहाँ पे जो एक टीचर है इसको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको गाइडेंस मिल रहा है, इसको भी गाइडेंस मिल रहा है, वोकेशनल गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं आपका ये चीज़ है तो आप इस फील्ड में जाइए, आपका ये चीज़ है
तो आप इस फील्ड में जाइए। प्रॉपर एक वोकेशनल गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने कैरियर को आप इस फील्ड में बनाइए, आपका ये सब टॉपिक, ये सब सब्जेक्ट अच्छा है तो आपके लिए ये कैरियर अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो हम सारी चीज़ों को बता रहे हैं। देखिए सारा कुछ हम कोशिश करते हैं जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है उसको आप पिक्चर के थ्रू समझाया जाए, बताया जाए, ताकि आप लोगों को समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। क्या आप लोग को दिक्कत अभी भी हो रहा है समझने में? अगर हो रहा है तो बताइए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है अगला। देखिए अगला क्या है हमारा, अगला है लिंग। किसके कारण? व्यक्तिगत जो किस में होता है, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। जो अगला हमारा देख रहे हैं शिक्षा का महत्व, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण शिक्षा का क्या महत्व है, तो लिंग भेद के कारण भी शिक्षा देना है। जैसे देखिए मान लीजिए लिंग भेद मतलब क्या, लड़का लड़की। जैसे मान लीजिए कुछ लड़की लोग, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, किन्हीं का कुछ सब्जेक्ट वीक है, मान लीजिए उन लोग का मैथ्स वीक है, ये लड़कों का बायोलॉजी वीक है, ऐसा होता है देखते हैं जनरली। तो क्या आप लोग उसके अकॉर्डिंग अलग अलग उन लोग को बताइएगा क्या? जैसे लड़की को ये दीजिएगा, लड़की को वो शिक्षा मतलब बोलिएगा, सब्जेक्ट पढ़ाइएगा। कहीं ना कहीं फिर ऐसा होता है कि लड़का लड़की को क्या एक साथ बैठा के पढ़ाया जाता है, फिर दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाता है। ये क्या बोल रहा है, आधुनिक शिक्षा समानता पर बल देती है, फिर भी क्या कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, क्या देखिए कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए क्या लड़कों और लड़कियों को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियां आयोजित की जा सकती है। उनका क्या नीड है, क्या उनका आवश्यकता है, उसके अनुसार क्या अपना जो गतिविधि है वो टीचर करा सकते हैं, अगर उसके बारे में आपको पता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या ये भी इससे इसके बारे में भी पता चलता है शिक्षा का महत्व। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है अगला, विद्यालय परिवार और समाज में सहयोग। विद्यालय परिवार और समाज में सहयोग, अगर आप किसी का व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या इससे भी क्या विद्यालय में, अगर जैसे विद्यालय में सबको तो अलग अलग होता है ना, एक जैसा पढ़ने वाला नहीं होता है, तो सबको उसके अकॉर्डिंग बताइएगा, सबको लेकर चलिएगा। क्या कीजिएगा, देखिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, सारा कुछ का डेवलपमेंट के लिए, जैसे सिर्फ शारीरिक ही नहीं लेना है, शारीरिक मानसिक सृजनात्मक चारित्रिक जितना भी है संवेगात्मक, सारे विकास को लेकर चलना है। उसी को क्या बोलते हैं, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। इन तीनों संस्थाओं का तालमेल जरूरी है, किसका किसका, देखिए एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए उसका परिवार, विद्यालय और टीचर, समाज, ये सब का होना जरूरी है। क्या विद्यालय भी अच्छा होना चाहिए, साथ फैमिली भी अच्छा होना चाहिए, प्लस वो किस सोसाइटी में रहते हैं सोसाइटी भी अच्छा होना चाहिए। ये तीनों में क्या तालमेल बैठा के चलना पड़ेगा, तभी बच्चा का क्या अच्छा से सब कुछ हो सकता है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। फिर क्या बोल रहा, देखिए परिवार और समाज से मिली जानकारी शिक्षक को बच्चे की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि समझने में मदद करता है। देखिए जो उसका फैमिली बैकग्राउंड वाला अच्छा से, जैसे मान लीजिए जिसके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसके मम्मी पापा पढ़े हुए हैं, तो स्टार्टिंग से बच्चा 3 साल का होगा, 3 साल का तब से ही उसको पढ़ाने लगेंगे, बच्चा ए क्या होता है ABCD सिखाने लगेंगे, कखा सिखाने लगेंगे, 1 2 सिखाने लगेंगे, उसको प्रॉपर चीज़ों को बताने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वो सब चीज़ों को पहले से वो घर से सीख के गया है। लेकिन वही जब कोई दूसरे फैमिली वाले, जहाँ के फैमिली वाले पढ़े लिखे नहीं है, अगर वहाँ कोई बच्चा को गाइड नहीं किया है, तो बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगा। एक बच्चा जो पहले से सीख के आ रहा है घर से, और एक बच्चा जो कुछ नहीं सीख के गया डायरेक्ट स्कूल में जाकर सीखेगा, तो कहीं ना क्या दोनों में अंतर होगा ना, होगा ही। तो कहीं ना कहीं क्या विद्यालय का, परिवार का, और वह जिस सोसाइटी में रहता है, तीनों का तालमेल बैठाना जरूरी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, सबका क्या, सबको तालमेल बैठा के सब कुछ लेकर चलना है टीचर को। ठीक ना, कौन किस बैकग्राउंड से आते हैं, सारे को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको तेज बच्चे को देखना है या सिर्फ जो कमजोर बच्चे को देखना है, सारे बच्चे को एक समान मानते हुए जो एवरेज बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इससे क्या जो कमजोर है उसको भी प्रॉब्लम ना, जो तेज है उसको भी प्रॉब्लम ना हो, सबको ध्यान में रख के चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है हमारा, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना। देखिए इससे क्या होगा ना, अगर इससे क्या एक और महत्व पता चलेगा, क्या महत्व है व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में क्या महत्व है। देखिए हम लोग को तो पता चल गया कि बच्चा का इंटरेस्ट क्या क्या है। ठीक है ना, हर बच्चा का अपना अलग अलग इंटरेस्ट है। किसी को मान लीजिए
क्या किसी को मान लीजिए खेलने का इंटरेस्ट है, तो उसके अनुसार जो खेल वाला विद्यालय है, महाविद्यालय, वहाँ पे वो बनाना चाहिए। मान लीजिए किसी को खेलने के अलावा किसी को क्या करने का, सिर्फ पढ़ने का, तो पढ़ने वाला तो रहता ही है। किसी को गाने का शौक है तो उसके अकॉर्डिंग वो करना, किसी को डांस करने का तो डांस एकेडमी में जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या, इससे बहुउद्देश्य, अलग अलग उद्देश्य के लिए विद्यालय को बनाया जा सकता है। क्या क्या होता है, बहुउद्देशीय विद्यालयों को बनाया जा सकता है। हर कोई का अपना अपना इंटरेस्ट है, उसके अनुसार जो उसका उद्देश्य जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, उसके अनुसार क्या विद्यालय को बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या, इससे पता चलता है, किससे, तो व्यक्तिगत विभिन्नता से पता चलता है। ये क्या बोल रहा है, ऐसे स्कूलों में कला, विज्ञान, वाणिज्य और तकनीकी जैसी विविध विषय उपलब्ध होने चाहिए, ताकि छात्र अपनी अभिरुचि के अनुसार विषयों को चुनाव कर सकें। इसमें ऐसा भी होता है, वैसे स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए बहुत से ट्वेल्थ के बाद क्या करते हैं, इंजीनियरिंग जाते करते हैं ना, तो उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे। कुछ है क्या, मेडिकल है तो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। और कुछ जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, क्या करेंगे, नॉर्मल ग्रेजुएशन करेंगे। चाहे कुछ ट्वेल्थ के बाद बीसीए करेंगे, चाहे और भी बीबीए करेंगे, सबका अपना अलग अलग चॉइस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या, जब व्यक्तिगत विभिन्नता से पता चलता है क्या, बच्चों का बहुउद्देशीय क्या क्या हम लोग योजना कर सकते हैं, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना कर सकते हैं, ये सब का भी पता चलता है। ठीक है ना। देखिए सारे अपने अपने ये लोग, मान लीजिए कोई कंप्यूटर से रिलेटेड इनको इंटरेस्ट है तो वो पढ़ रहे हैं, अपना ये लोग को नॉर्मल पढ़ना है तो ये सब अपना इसके लिए पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या, इससे क्या होता है, इससे हम लोग को लाभ मिलता है, किसको, तो बहु उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करने में फायदा मिलता है, अगर हम लोग जानते हैं क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। अब देखिए अगला क्या है, अगला है कक्षा का सीमित आकार। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता में एक और महत्व है क्या, कि कक्षा का सीमित आकार रखना है, मतलब उस कक्षा में ज़्यादा स्टूडेंट, जैसे अभी आप लोग देखिएगा तो स्टूडेंट एक क्लास में पहले बहुत सारे रहते थे कि 100 200 ऐसे रहते थे, लेकिन अब क्या लिमिट रहता है, किसी में 30 रहता है, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60, ऐसे ही स्टूडेंट रहता है, लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं, कम स्टूडेंट रहते हैं। ठीक ना। क्या बोला, देखिए यदि कक्षा में छात्रों की संख्या कम यानी कि सीमित होगी, तो शिक्षक क्या, प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाएगा और उनकी समस्या को समझ पाएगा। कहीं ना कहीं अगर टीचर्स स्टूडेंट का जो रेशियो है ना कम होगा, मतलब 15, जैसे एग्जांपल में दिया गया 15 स्टूडेंट है और एक टीचर है, तो जो टीचर रहेगी ना कहीं सारे स्टूडेंट को इक्वली उसको क्या गाइड कर पाएगी, प्रॉपर ध्यान दे पाएगी सब में। तो इसीलिए एक लिमिटेड स्टूडेंट क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट्स को रखना चाहिए और उसके अनुसार टीचर को भी रखना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें क्या टोटल 15 स्टूडेंट है, ठीक ना, और टीचर क्या, इस तरह से टीचर ना सबको पर्सनली सबको देख गाइड कर पाएगी, अच्छा से बता पाएगी। इसमें 15 स्टूडेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए और भी स्टूडेंट जो दिख नहीं रहे हैं इसमें। ठीक है, तो कक्षा का कहीं ना कहीं क्या, सीमित आकार रखने का एक भी पता चलता है क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता का शैक्षिक महत्व ये भी है। उसके बाद देखिए अगला शैक्षिक महत्व क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता का, छात्रों का वर्गीकरण। इससे क्या होता है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पता चलता है। हम लोग को पता चल गया कि हर छात्र का अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, इसको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड में इंटरेस्ट है, इसको ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, तो उसके अनुसार क्या करेंगे, ग्रुप में उन लोग को डिवाइड भी करेंगे। ठीक ना। ये क्या बोल रहा है, छात्रों को उनकी मानसिक आयु, बुद्धि और उपलब्धि के आधार पर क्या करेंगे, समूहों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, समूहों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, ताकि उनके स्तर का क्या, उनके स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री प्रदान की जा सके। इससे भी तो पता चलता है ना, जो अच्छे स्टूडेंट है, जो तेज तरार स्टूडेंट है, उनको एक साइड कर लेंगे, और जो थोड़ा एवरेज है उनको एक साइड रखेंगे, जो तेज वाले हैं उनके लिए उस लेवल का पढ़ाई करवाना चाहिए, उस लेवल का चीज़ों को बताना चाहिए, ताकि उनका और माइंड डेवलप करे। है कि नहीं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए छात्रों को यहाँ साइड में एक ग्रुप में डिवाइड करके बताया जा रहा है टीचर के द्वारा, जो चीज़ वहाँ बता रहे हैं वो फिगर के द्वारा हम समझाने का कोशिश आप लोग को कर रहे हैं। ठीक है ना। दो छात्र हैं, इनको अलग से क्या बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं टीचर, वर्गीकरण करके अलग करके। फिर देखिए क्या बोल रहा है, पाठ्यक्रम का निर्माण। देखिए क्योंकि हर छात्र का अलग अलग अपना एबिलिटी रहता है, अपना बुद्धि रहता है अलग अलग, तो सब जो
जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है, सिलेबस बनाया जाता है, किसके अनुसार, जो कैरिकुलम बनाया जाता है, सारे छात्रों को ध्यान में रखते हुए कि उसमें क्योंकि क्लास में कमज़ोर बच्चे भी रहते हैं, एवरेज बच्चे भी रहते हैं, बहुत तेज बच्चे भी रहते हैं। तो यही कारण है कि जो एग्ज़ाम आप लोग देते हैं कंपटीशन का, उसमें क्या जो क्वेश्चन बनता है तो वो भी लेवल का ध्यान रखा जाता है। उसमें लो लेवल का रहता है, एवरेज भी रहता है और हाई लेवल का भी रहता है, ठीक ना। क्योंकि लो लेवल वाला तो सब बना लेंगे, एवरेज वाला भी बना लेंगे एवरेज बच्चे, फिर हाई वाला क्या है, वही बना पाएंगे जो अच्छे से पढ़े हैं, हाई लेवल वाले स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, इसीलिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है इससे भी पता चलता है। क्या बोल रहा है, पाठ्यक्रम लचीली होनी चाहिए। क्या लचीली मतलब उसको जब जरूरत पड़े तो उसको क्या सुधारा जा सके, कम या ज़्यादा किया जा सके, सिलेबस को चेंज किया जा सके, करिकुलम को बदला जा सके। क्या इसमें विविध विषयों, अलग अलग विषयों और सहपाठगामी गतिविधियों, मतलब सहपाठगामी मतलब जैसे बोलते हैं ना, क्या कल्चरल प्रोग्राम, मतलब क्लास के अलावा जो बाहर में होता है ना स्कूल में, कल्चरल प्रोग्राम जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी या किसी तरह का डांस एक्टिविटी या और भी किसी तरह का जो प्रोग्राम होता है ना, उसको भी क्या शामिल करना चाहिए। विद्यार्थियों को का स्थान मिलना चाहिए ताकि हर हर प्रकार के बालक का विकास हो, ठीक ना। जैसे इसके पहले जो बता रहे थे हम, सृजनात्मक वाला में बताए थे ना, उसमें भी शैक्षिक और सहशैक्षिक, तो वही है, ठीक ना। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अब अगला क्या है, अब इसका शिक्षा में क्या महत्व है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में अगला क्या महत्व है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग जो शिक्षण विधि का चयन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ बालक अलग अलग है, सब कोई का सीखने का तरीका अलग है, जानने का तरीका अलग है, उसका अलग एबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे कमज़ोर है उनको सिखाने का तरीका, अगर मान लीजिए टीचर समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो वो जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं उससे जो कमज़ोर बच्चा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या उसके लिए मेथड चेंज करना होगा, उनको समझाने के लिए और बेसिक से समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, शिक्षण विधि भी जरूरी है, उससे पता चलता है किससे, तो व्यक्तिगत विभिन्नता से। क्या बोला देखिए, शिक्षण विधि का चयन, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, शिक्षण विधि का चयन भी कर सकते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, शिक्षक को एक ही रूढ़िवादी पद्धति, मतलब जो एक चलते आ रहा है, जो पद्धति जो प्रोसेस चलते आ रहा है कि नहीं आएंगे उसी तरह से पढ़ाना है, वो नहीं। क्या करना है कि बजाय उसके बजाय क्या जो प्रोसेस चलते आ रहा है पहले से, उसके बजाय क्या खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर हॉरियोस्टिक विधि, इसके बारे में बताएंगे, अभी आगे में पढ़ना है, ठीक ना। जो मेथड है ना ये सब पढ़ना है। खेल विधि मतलब खेल खेल में देना है, प्रोजेक्ट मतलब कोई प्रोजेक्ट देना है, और हॉरिस्टिक विधि में भी क्या करता है, इसमें भी टीचर गाइडेंस करते हैं, स्टूडेंट को खुद से पढ़ता है, वो भी आगे हम डिटेल से बताएंगे, ठीक ना। जैसी विधियों का क्या प्रयोग करना चाहिए, ये सब विधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि क्या जो छात्रों की भिन्नताओं के अनुकूल होता है। जैसे मान लीजिए कभी टीचर पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको चार्ट पेपर के थ्रू अगर चीज़ों को समझाइएगा ना तो स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि दिखता भी है। जैसे जो लोग बीएड में होंगे चार्ट पेपर बनाते होंगे, और जब पढ़ाने जाते होंगे स्कूल में ऑब्जर्वेशन में या फिर पीओटी में अपना, तो ये सब लेके जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस। क्योंकि देखिए हर व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार क्या कर सकते हैं, आप उसको एजुकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई का अपना अपना एबिलिटी है ना। तो कौन किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, किस में करियर बनाना चाहते हैं, उसके अनुसार आप क्या उसको क्या कर सकते हैं, शैक्षिक निर्देश दे सकते हैं, एजुकेशनल क्या गाइडेंस दे सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, छात्रों को विषयों के चयन, जैसे बोल रहे हैं ना कि 10th के बाद उसको क्या लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, फिर और कुछ करना है, तो ये सब का गाइडेंस दे सकते हैं। कैसे, जब उसे स्टूडेंट के बारे में पता रहेगा, उसका व्यक्तिगत विभिन्नता, उसका क्या क्षमता कैपेबिलिटी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में क्या ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये सब के बारे में बता सकते हैं हम लोग। कब, तो वही बोल रहा है, छात्रों को विषयों का चयन, अध्ययन की आदतों और शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से परामर्श देना चाहिए। क्या देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। मान लीजिए आप एक टीचर है, अगर स्टूडेंट पूछ रहा है कि नहीं हम 10th के बाद क्या ले, अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप बोलेगा नहीं कि नहीं तुम्हारा ये अच्छा है, तुम साइंस लो या फिर कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स लो, ठीक है। तो ये भी क्या करना चाहिए, एक शैक्षिक निर्देश, एजुकेशनल गाइडेंस देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या यह भी एक महत्व है, क्या व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में महत्व है। उसके बाद देखिए क्या बोला, गृह कार्य, गृह कार्य देना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे देखिए गृह कार्य मिलता है ना, जब
रहते हैं बच्चे तो उनको लगभग समझिए छोटे रहते हैं तो डेली कुछ ना कुछ होमवर्क मिलता है कि आपको ये बना के लाना है, वो बना के लाना है, ठीक ना। तो क्या करना चाहिए, सभी छात्रों को एक जैसा गृह कार्य देने के बजाय क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए सारे स्टूडेंट तो एक जैसे नहीं ना है, कुछ तेज तर्रार है, कुछ एवरेज है, कुछ कमज़ोर है। तो हम लोग क्या करना चाहिए ना, जैसे मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट ही बनाने दे रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये ग्रुप अच्छा है, मान लीजिए ग्रुप में डिवाइड किए, इस ग्रुप में सारे तेज तेज बच्चे हैं, तो उसके अनुसार उसमें जो प्रोजेक्ट भी देना चाहिए ना उनके एबिलिटी के अनुसार देना चाहिए। और जो थोड़ा कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको क्या, जो प्रोजेक्ट या कुछ बनाने के लिए देते हैं तो उनके कैपेबिलिटी के अनुसार देना चाहिए। गृह कार्य देने की वजह क्या, उनकी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार क्या करना, अलग अलग कठिनाई स्तर का कार्य देना चाहिए, अलग अलग कठिनाई स्तर का कार्य देना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे टीचर, अगर कोई स्टूडेंट अलग अलग ग्रुप में है, सबको अलग अलग प्रोजेक्ट देंगे, उसके अनुसार बनाने के लिए देंगे, जिसका जो एबिलिटी है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, इसको जो टीचर है इसको क्या गाइडेंस दे रही है, प्रॉपर गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस दे रहा है, शिक्षक निर्देशन दे रही है, ये फोटो में भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, इस तरह से हम लोग क्या देखें, जो व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में क्या महत्व है, उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, ये सारा कुछ हम देखें। तो अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा वो देखते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता, क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ। अब व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं वो हम लोग देखेंगे। कौन कौन सी विधियाँ हैं, मान लीजिए हर व्यक्ति तो अलग अलग होता है ना, तो उनके अनुसार क्या शिक्षण विधियाँ को भी बनाया गया है। अब कौन कौन सी शिक्षण विधि होती है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को, सारे विधियों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है पर्यवेक्षण अध्ययन, मतलब क्या, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। मतलब इसमें क्या होता है ना, पहला जो मेथड है हमारा क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है ना। कोई बच्चे कमज़ोर है, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पर्यवेक्षित अध्ययन वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है ना, जो स्टूडेंट होते हैं ना, स्टूडेंट टीचर का गाइडेंस में खुद से पढ़ते हैं, क्या करते हैं, खुद से पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पढ़ रहा है, टीचर का गाइडेंस में, एक टीचर है यहाँ पे गाइड कर रहे, एक टीचर है इसको गाइड कर रहे, टीचर का देख रेख में क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड हो गया आपका, मेथड हो गया पर्यवेक्षित अध्ययन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षित अध्ययन। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, क्या बोला, इस विधि में विद्यार्थी शिक्षक की निगरानी में क्या करते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं। टीचर वहाँ पे रहता है लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, सेल्फ स्टडी करता है इस मेथड में। और फिर क्या बोल रहा है, शिक्षक बालकों को कठिनाइयों को पहचान कर, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसका जो प्रॉब्लम होता है उसको पहचान करता है, तुरंत सहायता प्रदान करता है। उन लोग को बोल दिया कि सेल्फ स्टडी करो और कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे फिर कांटेक्ट करो, हमको बता, फिर वो क्या, टीचर तुरंत उसका हेल्प करता है, उसको बताता है। फिर क्या बोल रहा है, इससे अध्ययन की सही आदतें विकसित होती है और क्या, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। कहीं ना कहीं अगर सेल्फ स्टडी करेगा, अभी का टाइम में क्या है, सबसे अगर कुछ भी करना है तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक ना। एक तो प्रॉपर गाइडेंस मिलता है टीचर के द्वारा, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा ना, खुद से नहीं पढ़िएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा है कि आपको खुद जितना ज़्यादा होता है सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। हाँ लेकिन टीचर के द्वारा क्या एक हेल्प मिलता है, गाइडेंस मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। इसको देखिए, इसका क्या महत्व है, ये जो मेथड है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या होता है, देखिए क्या बोलता है, इससे क्या होता है, आत्म अध्ययन की आदत, मतलब सेल्फ स्टडी करने का क्या होता है, हैबिट बनता है। बच्चा में अगर इस मेथड के द्वारा होगा तो इस मेथड से क्या होगा, बच्चा में सेल्फ क्या होगा, सेल्फ स्टडी करने का जो होता है ना आदत, हैबिट, वो बढ़ेगा, सेल्फ स्टडी करने का गुण इसमें विकसित होगा। फिर क्या बोला, सीखने में सुधार, जो सीख रहा है ना उसमें भी कहीं ना कहीं क्या सुधार होगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत सहायता,
इसको तो पर्सनल गाइडेंस भी ना मिले क्योंकि इसके लिए पर्सनल टीचर है, ठीक है ना, और टीचर का देख रेख में पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको क्या मिलेगा, व्यक्तिगत सहायता भी मिलेगा, पर्सनल हेल्प भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है दूसरा, ह्यूरिस्टिक पद्धति। क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड। इस मेथड में क्या होता है, आप लोग को बताएं तो क्या करता है, क्या देखिए इसमें क्या होता है ना, विद्यार्थी इसमें भी देखिए स्वयं प्रयोग करता है और टीचर क्या, वहाँ पे टीचर इसमें भी रहता है और उसको क्या गाइड करता है, मार्गदर्शन का काम कार्य करता है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, यह खोज आधारित विधि है। क्या है, इस विधि, खोज आधारित मतलब क्या, इस विधि को खोजा गया है, ठीक है ना, किन्हीं के द्वारा या विधि को इन्हीं के द्वारा खोजा गया, इसलिए नाम रखा गया है। क्या, ह्यूरिस्टिक पद्धति। क्या है, यह खोज आधारित विधि, यानी कि इस विधि को खोजा गया है, ठीक है ना, जिसमें विद्यार्थी क्या स्वयं प्रयोग, निरीक्षण और खोज के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं। मतलब इस विधि में क्या होता है ना, जो बच्चा होता है ना, इस मेथड में जब बच्चा होता है तो बच्चा खुद से क्या प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है, क्या करता है, खुद से खोज के माध्यम से सीखता है, खुद प्रयोग भी खुद से कर रहा है, खुद उसको प्रयोग करना है, कुछ निरीक्षण करना है, और क्या खोज के बाद क्या करना है, खोज के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करना है। मतलब बच्चा को खुद करना है, सिर्फ क्या करता है इसमें टीचर उसको प्रॉपर गाइडेंस देते, जैसे जैसे उसमें दे रहे थे, गाइड कर रहे थे, उसमें तो बच्चा पढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या चीज़ों को खोज रहा है, उसका छानबीन कर रहा है, उसका निरीक्षण कर रहा है, और खोज के माध्यम से बच्चा इसमें सीख रहा है। और टीचर क्या करता है, केवल मार्गदर्शक का भूमिका निभाता है, मतलब उसको सिर्फ गाइडेंस कर रहा है, गाइड कर रहे हैं टीचर, और सारा कुछ क्या करना पड़ता है, सारा कुछ स्टूडेंट को खुद से करना पड़ता है इस मेथड में। तो देखिए ये जो मेथड है ना, ये भी मेथड आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में क्या किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे ना कि ऐसा करते हैं तो ये कौन सा मेथड है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा स्टेटमेंट, तो ये कौन सा मेथड है, तो ये सब आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसका महत्व क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इससे क्या होता है, क्योंकि बच्चे खुद क्या खोज कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे में क्या होगा, बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, क्या होगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा। फिर क्या बोला, समस्या समाधान, इससे कहीं ना कहीं बच्चा क्या समस्या समाधान को करने में क्या सक्षम हो पाएगा, कैपेबल हो पाएगा। फिर क्या बोला, जिज्ञासा में वृद्धि, कहीं ना कहीं क्या इससे बच्चा में जिज्ञासा में वृद्धि होगा, बच्चा को जानने का मन करेगा, चीज़ों को जानने का मन करेगा, उसमें क्या उत्सुकता बढ़ेगी, उसमें जिज्ञासा में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो इस तरह से हम लोग दो मेथड को देखें, कौन कौन सा मेथड है, व्यक्तिगत शिक्षण की कौन कौन सा मेथड, पहला क्या देखे, पर्यवेक्षित अध्ययन, और दूसरा क्या देखे, ह्यूरिस्टिक विधियाँ या ह्यूरिस्टिक मेथड। अब अगला मेथड हम लोग देखते हैं, अगला मेथड क्या है हमारा, अगला मेथड हमारा क्या है, देखिए अगला मेथड हमारा क्या है, प्रोजेक्ट प्रणाली मेथड, मतलब प्रोजेक्ट मेथड। तो इस मेथड में क्या करेंगे, जैसा नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्या स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए देंगे, और उस विधि से क्या, उस प्रोसेस से स्टूडेंट सीखेगा, स्टूडेंट को जो हम प्रोजेक्ट बनाने देंगे उसी माध्यम से क्या स्टूडेंट चीज़ों को सीखेगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट मेथड में, इस स्टूडेंट को कोई, इन लोग को कोई, ये सारे स्टूडेंट है ना, ये सबको कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, कोई प्लांट या कुछ चीज़ का दिया हुआ है कोई, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो प्रोजेक्ट बना रहा है, उसके माध्यम से चीज़ों को सीख रहे हैं, कैसे क्या हो, उसका वर्किंग प्रिंसिपल या फिर कैसे काम कर रहा है, उसका एक मॉडल बनाए हैं, एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है। तो क्या बोला, देखिए इस विधि में विद्यार्थी क्या, विद्यार्थी वास्तविक जीवन से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य करता है, क्या करता है, जो उसका वास्तविक जीवन है ना, उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें वह काम करता है, वैसे परियोजनाओं में काम करता है। और फिर क्या बोल रहा है, सीखना उद्देश्यपूर्ण, क्या बोल रहा है, सीखना उद्देश्यपूर्ण और अनुभवनात्मक होता है, मतलब जो सीखता है ना उसका कोई ना कुछ उद्देश्य होता है और वो पूरा भी होता है। और क्या बोल रहा है, अनुभवनात्मक, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस भी उससे आता है, क्या होता है उससे, क्या वो सीख रहा है कुछ उद्देश्य के लिए सीख रहा है, कहीं ना कहीं उससे क्या उसको एक्सपीरियंस भी मिलता है। इसका देखिए महत्व क्या होता है, जो प्रोजेक्ट प्रणाली है ना, इसका क्या क्या महत्व है, देखिए क्या महत्व है, क्या ज्ञानोपयोगी ज्ञान, जीवनोपयोगी, मतलब जीवन के लिए जो उपयोगी होता है वो सब ज्ञान इससे मिलता है, इस मेथड से बच्चा को मिलता है। साथ में क्या मिलता है, सहयोग की भावना, क्योंकि देखिए सहयोग की भावना कैसे मिलेगा, क्योंकि जो बच्चा को प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलेगा तो कहीं ना कहीं ग्रुप में मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा, तो इससे क्या सभी एक दूसरे का हेल्प करेंगे, सभी मिलजुल कर प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इससे सहयोग की भावना का भी विकास होता है, तो उसमें सहयोग की भावना भी आएगा। फिर क्या बोल रहा है, रचनात्मकता का विकास, रचनात्मकता मतलब क्या, वही क्रिएटिविटी, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को प्रोजेक्ट के माध्यम से कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है,
तो इसमें क्या क्रिएटिविटी भी आएगा, तो बच्चा का जो क्रिएटिविटी का भी डेवलपमेंट होगा, कहीं ना कहीं क्या क्रिएटिविटी का भी विकास होगा, थोड़ा उसका माइंड क्रिएटिव होगा और भी ज़्यादा क्रिएटिव होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के माध्यम से चीज़ों को बना रहा है, दिखा रहा है, सीख रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इकाई प्रणाली। इकाई प्रणाली जैसा नाम से पता चल रहा है यूनिट मेथड। अब इसमें क्या होता है ना, चीज़ों को मतलब मान लीजिए कोई चैप्टर है, कोई सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या है यूनिट वाइज चीज़ों को, जो भी एग्ज़ाम लेना है यूनिट वाइज, स्टूडेंट को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज जैसे टेस्ट लेते हैं ना वीकली मंथली, तो उस तरह यहाँ पे क्या करते हैं यूनिट वाइज लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसका विभिन्नता के बारे में पता है। क्या बोल रहा देखिए, पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है ना, जो यूनिट मेथड है, जो पूरा सिलेबस रहता है पूरा उस सब्जेक्ट का या फिर उस क्लासरूम का, तो उसको क्या छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्या कहता है छोटा छोटा पार्ट में विभाजित किया जाता है, और क्या जिससे शिक्षण सरल क्रमबद्ध और प्रभावी हो जाता है। क्या होता है, जो शिक्षा जो पढ़ रहा है बच्चा, वो क्या होता है पूरा सीक्वेंस में होगा, क्रमबद्ध होगा, सिंपल वे में होगा, और ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। देखिए इस मेथड का क्या है, इस मेथड का जो हमारा कौन सा मेथड है, यूनिट मेथड, इकाई प्रणाली, इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व पहला क्या है, स्पष्ट उदाहरणों की प्राप्ति, कि स्पष्ट इसको जो उदाहरण का प्राप्ति हो, प्लस क्या क्रमबद्ध अधिगम होगा, मतलब एक सीक्वेंस में चीज़ों को सीखेगा। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना होता है, ठीक है ना, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को अधिगम के बारे में। अधिगम का मतलब सीखना, और समय का प्रबंधन मतलब टाइम से किसी चीज़ों को टाइम मैनेज करने के लिए सीखेगा, ठीक है, क्योंकि उसको सारा कुछ ये सारा का विकास किस में होगा, जब यह इकाई प्रणाली वाला मेथड का यूज़ करेगा। तो आई होप देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट है, ये लोगों का क्या फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ, तो फिर क्या इसका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना, जैसे टीचर पढ़ाएं, ये लोग का पहला यूनिट कंप्लीट हो गया, तो फिर क्या टीचर टेस्ट लेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या यूनिट में डिवाइड करके इन लोग का पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। तो आई होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी भी अगर किन्हीं को लग रहा है समझ में, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग को। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, अगला क्या है हमारा, अभिक्रमिक अनुदेशन, मतलब क्या इसमें कोई चीज़ को प्रोग्राम करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन, देखिए इंग्लिश में देखिए इसको समझ में आ जाएगा क्या, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ को प्रोग्राम करके एक कोड के थ्रू क्या करते हैं फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इस विधि में क्या बोल रहा है ना, विषय वस्तु को छोटे चरणों में प्रस्तुत किया जाता है। जो विषय वस्तु होता है ना, उसको छोटे छोटे स्टेप में क्या बतलाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर क्या बोल रहा है, और प्रत्येक चरण पर क्या, प्रत्येक चरण पर तुरंत प्रतिक्रिया भी दी जाती है। क्या करते हैं, जो प्रत्येक स्टेप होता है ना, उस पर तुरंत क्या प्रतिक्रिया दिया जाता है। क्या कहता है, प्रतिक्रिया दिया जाता है। जैसे देखिए इसका महत्व क्या है, इस मेथड का महत्व, स्वगति अध्ययन, अधिगम, मतलब वो खुद का अपना जो उसका गति होता है उससे क्या करता है, अधिगम करता है, क्या करता है चीज़ों को सीखता है। फिर क्या, फिर त्रुटि में कमी आती है, जो एरर होता है ना, जो गलतियाँ होता है वो भी क्या कम हो जाता है इस मेथड में। फिर क्या बोला, आत्म मूल्यांकन, खुद का क्या कर सकता है, खुद का इवैल्यूएशन कर सकता है, खुद का मूल्यांकन कर सकता है, ठीक है ना, खुद का आकलन कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग को ये सारा जो भी बता रहे हैं सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। देखिए अगला क्या है हमारा, डाल्टन प्रणाली। देखिए ये भी क्या है, एक मेथड है। क्या है, एक मेथड है, डाल्टन नाम ही है, ठीक है ना, ये डाल्टन क्या नाम है, इसी इन्हीं के नाम पर क्या डाल्टन प्रणाली रखा गया। इसमें क्या होता है ना, देखिए जो विद्यार्थी होता है ना, किसी कार्य को क्या स्वतंत्र रूप से करता है। क्या करता है, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और शिक्षक केवल क्या करता है, सलाहकार होता है। इस मेथड में क्या होता है, विद्यार्थी क्या कर रहा है, पूरा इंडिपेंडेंट वे में पूरा स्वतंत्र रूप से देखिए काम कर रहा है, और जो शिक्षक होते हैं ना, सिर्फ इसको गाइडेंस करते हैं। क्या करते हैं, एक सलाहकार होता है, उसको सलाह देते हैं कि इस चीज़ों को इस तरह से कीजिए, चीज़ों को उस तरह से कीजिए, जैसे करना है वो बताते हैं।
ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे किया जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, यह विधि व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है। किस पर? यह विधि जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर तो आधारित है, तभी तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, इस विधि का क्या क्या महत्व है, इस विधि का क्या क्या महत्व है, क्या बोला देखिए, उत्तरदायित्व की भावना। इस विधि से क्या होता है, बच्चे में उत्तरदायित्व की भावना आती है, हमें किस चीज़ों को किस तरह से करना है, उसकी क्या भावना का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। फिर क्या, स्वतंत्रता, खुद से मतलब इंडिपेंडेंट वे से काम करने का क्या, ये सब भावना का भी विकास होता है। साथ में क्या बोल रहा है, आत्म अनुशासन, खुद में किस तरह से अनुशासन में रहना है, ये सभी चीज़ों का भी क्या होता है, विकास होता है एक बच्चे में। इस मेथड से जब बच्चे चीज़ों को करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तब। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, वाद विवाद विधि, जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, वाद विवाद विधि, डिबेट वाला। जैसे होता है ना, डिबेट करते हैं एक ग्रुप में, स्टूडेंट क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी पता चलता है, ये भी है क्या, एक व्यक्तिगत विभिन्नता वाला मेथड है। स्टूडेंट से पता चलेगा कि अगर डिबेट करेंगे, बात वाद विवाद होगा, तो इससे पता चलेगा ना कि कौन स्टूडेंट कितना जानते हैं, क्या नॉलेज है। वहाँ पे सब एक दूसरे के सामने आप क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे या फिर डिबेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे क्या व्यक्तिगत विभिन्नता का पता चलता है। क्या बोला देखिए, इस विधि में क्या करते हैं, विद्यार्थी किसी विषय पर क्या पक्ष और विपक्ष, मतलब एक साइड पक्ष वाला रहेगा, एक साइड विपक्ष वाला, में तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अगर आखिर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ये सब अपना क्या, पक्ष और विपक्ष वाले क्या करते हैं, तर्क देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। इसका महत्व क्या है देखिए, इसमें क्या होता है, इससे तार्किक चिंतन के भावना जो होता है ना, बच्चा का जो तार्किक शक्ति है उसका क्या डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा। साथ ही क्या, अगर वो तर्क वितर्क कर रहे हैं तो तार्किक शक्ति का तो, चिंतन का तो विकास होगा। साथ में क्या, अगर बोल रहे हैं तो भाषा का भी तो विकास होगा ना, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं क्या, भाषा कौशल का भी विकास होगा। साथ में क्या होगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, चीज़ों को खुद से बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं ना, ग्रुप में यहाँ क्या कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे बच्चा में क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें क्या, लॉजिकल रीजनिंग का पावर बढ़ेगा, तार्किक चिंतन कर पाएंगे। और क्या होगा, भाषा कौशल का भी क्या होगा, विकास होगा। ठीक है ना, उसमें जो लैंग्वेज का स्किल है, वो सब चीज़ का क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो सब बच्चा का क्या होगा, अच्छा होगा। अब देखिए अगला हमारा क्या मेथड है, क्रियात्मक विधि। अगला विधि क्या है, क्रियात्मक विधि, एक्टिविटी बेस्ड मेथड। अगर बच्चे का व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पता रहेगा तो कहीं ना क्या क्या इस तरह का भी मेथड का यूज़ किया जा सकता है, एक्टिविटी बेस्ड। बच्चे को क्या करने दिया जाएगा, बच्चे अगर मान लीजिए बच्चे नहीं समझ में आता तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिविटी बेस्ड, मतलब कुछ काम करने के लिए देंगे और उस काम को करके बच्चा सीखेगा। इस मेथड में क्या होता है, एक्टिविटी एक्टिविटी करके चीज़ों को सिखाया जाता है, बच्चे कुछ करके सीखते हैं। क्या बोला देखिए, सीखने की प्रक्रिया क्रियाओं पर आधारित होती है। क्या बोल रहा है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना, किस पर, जो काम कर रहे हैं उस पर आधारित होता है। देखिए यहाँ बच्चे सीख रहे थे, कुछ काम भी कर रहे हैं ना, बच्चे यहाँ पे देखिए जो ग्रुप में है, बच्चे यहाँ सीख रहे थे, कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो गया। विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी करता है, इसमें जो होता है ना, स्टूडेंट एक्टिव भी रहता है, क्योंकि यहाँ काम भी करना है उन लोगों को, तभी तो चीज़ों को सीख पाएगा। अब देखिए इसमें क्या, इसका महत्व क्या है, बच्चा जो है करके सीखता है, इसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस इस मेथड का। तो इसमें जो बच्चा होता है ना, चीज़ों को करके सीखता है, जब बच्चा करके सीखता है ना, तो वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ हम ऐसे बता दिए आपको कि नहीं इस तरह से गाड़ी चलाना है, तो क्या आप गाड़ी चला पाइएगा, लेकिन वही आप खुद से उसको प्रैक्टिकल गाड़ी चला के खुद से देखिएगा, तो कहीं ना कहीं क्या, आप गाड़ी चलाने के लिए सीख जाइएगा। तो क्या बोलता है इसमें, करके सीखना, ठीक है ना, करके सीखते। फिर क्या बोल रहा है, अस्थाई अधिगम, जो चीज़ें करके सीखता है ना स्टूडेंट, एक बार जो चीज़ें को बच्चा करके सीखेगा तो कहीं ना कहीं जो वो चीज़ को सीखता है ना, उसके लिए क्या होता है, अस्थाई होता है, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, रुचि में भी वृद्धि होता है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, जो चीज़ों को करके सीख रहा है बच्चा, तो कहीं ना कहीं उससे क्या, जो उसका इंटरेस्ट है उसमें क्या वृद्धि होगा, और उसको सीखने का मन करेगा और चीज़ों को करने का मन करेगा कि नहीं आज हम ये काम कर रहे हैं तो कल वो काम करेंगे। कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब देखिए अगला हमारा क्या है वो देखते हैं। अब देखिए अगला हमारा क्या है, कौन सा प्रणाली है, कौन सा मेथड है, हमारा अगला मेथड क्या है, अगला मेथड है हमारा विन टेका, ये भी नाम है, ठीक ना,
वेंटका प्रणाली, ये भी एक मेथड है, ठीक है। किसका? तो व्यक्तिगत विभिन्नता में जो हम लोग देते हैं पढ़ाते हैं उसका मेथड। क्या बोल रहा है? यह व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित क्या है? व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित प्रणाली है, जिसमें क्या प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है। इस मेथड में क्या होता है ना, इस मेथड में क्या होता है, बेनेडिका मेथड में बच्चा का जो एबिलिटी रहता है क्या करता है, वो अपना जो उसको क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही, क्षमता नहीं, मेरा एबिलिटी ये, हम इस चीज़ को बना सकते हैं तो बच्चा उसी को बनाएगा, ठीक है ना। अगर किसी का एबिलिटी ज़्यादा है तो नहीं, हम इस तरह का चीज़ों को बनाएंगे। तो बच्चा जो भी होता है ना, अपना जिसका जो एबिलिटी होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखता है। कौन सा मेथड में? तो विन टेका मेथड में। कौन सा मेथड में? विन टका मेथड में। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चा का सब अपना अपना जो एबिलिटी है उसके अनुसार बच्चे लोग यहाँ पे हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इनको नहीं पता है तो ये नहीं बोल रहे, तो सब कोई अपना अपना एबिलिटी के अनुसार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों को समझ रहे हैं और कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कि अगला मेथड कौन है? किंडर गार्डन प्रणाली। देखिए आप लोग अपने आसपास देखते होंगे ना, किंडर गार्डन स्कूल, ऐसा स्कूल भी आप लोग के आसपास, जो आप लोग शहर में रहते होंगे जो लोग, तो ऐसा जो किंडर गार्डन स्कूल बहुत सारा चलता है आजकल, ठीक है ना। तो ये भी क्या एक मेथड है। वहाँ भी क्या होता है, किंडर गार्डन जो स्कूल रहता है ना, वहाँ बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, किन के लिए होता है? जो किंडर गार्डन, जो केजी होता है ना, केजी, जो हम लोग नर्सरी, LKG UKG स्टार्टिंग में जो है ना, वही केजी का फुल फॉर्म क्या होता है? किंडर गार्डन। तो वही जो किंडर गार्डन जो रहता है ना, उस जो वैसा स्कूल रहता है उसमें देखिए छोटे बच्चे, मतलब बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चे रहते हैं, तो उसमें बच्चे को क्या क्या सिखाया जाता है? खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक ना। डायरेक्टली ऐसे पढ़ाया नहीं जाता, उनको खेल खेल के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, किंडर माध्यम जो भी रहता है किंडर गार्डन प्रणाली में। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए कोई टीचर है, ठीक ना, बच्चे को क्या अपने यहाँ पे कोई खेल खेल के माध्यम से या गाना के माध्यम से, देखिए बच्चे लोग खिलौना लिए हुए हैं ना, तो यहाँ बच्चे कहीं ना खेल के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं। क्या बोला? देखिए खेल गीत और गतिविधियां द्वारा बालकों को शिक्षा दी जाती है। किसके द्वारा? देखिए यहाँ पे खेल और गीत वाला है, खेल गीत और गतिविधि के बेस पे क्या क्या होता है, इसमें शिक्षा दिया जाता है। इसका महत्व क्या है? देखिए प्राकृतिक अधिगम, जो इससे खेल के माध्यम से दिया जाता है ना, तो बच्चा कहीं ना कहीं इसको क्या होता है, प्राकृतिक अध्ययन, मतलब एक नेचुरल जो होता है ना सीखने का तरीका, नेचुरल फीलिंग आता है कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं। फिर साथ में क्या होता है, आनंदमय शिक्षा। इससे बच्चा खेल खेल में सीखता है तो बच्चा भी खुश रहता है, उसको कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहता, प्रॉब्लम नहीं होता, खेल खेल के माध्यम से सीख रहा है तो बच्चा क्या होता है, खुश रहता है। उसके बाद क्या होता है, ये बाल केंद्रित दृष्टिकोण होता है। इससे क्या होता है, ये जो सारा कुछ होता है ना, चिल्ड्रेन पे डिपेंड करता है, एक बालक पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, हमारा मेथड है मास्टरी लर्निंग। क्या बोल रहा है? देखिए इसमें क्या होता है, इस मेथड में ना कोई जो स्टूडेंट होता है ना, कोई स्टूडेंट होता है किसी सब्जेक्ट में, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ा है उसमें, विद्वान बन के, फिर क्या मास्टरी लर्निंग, उसमें ज़्यादा अच्छा डिग्री, मतलब PG करते हैं फिर PhD करते हैं, उस तरह का मास्टरी लर्निंग। क्या बोला? देखिए इस प्रणाली में क्या होता है, हर विद्यार्थी को पूर्ण दक्षता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। किया जाता है जो इस मेथड के द्वारा होता है ना, मास्टर लर्निंग के द्वारा, जो भी बच्चा होता है ना, विद्यार्थी होता है ना, उसका जो कैपेसिटी है वहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। जो उसका पूर्ण दक्षता होता है ना, वहाँ तक पहुँचाने के लिए पूर्ण, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे टीचर है, ये सारे स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, उसका जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या उसका जो दक्षता, जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वहाँ तक उसको पहुँचाने का कर रहे हैं, कोशिश को कर रहे हैं। अब देखिए इसका महत्व क्या है, इससे महत्व क्या है, सीखने में समानता मिलती है। क्या होती है? जो बच्चे में सीखने में समानता मिलती है। फिर क्या होता है, जो कमजोर छात्र होते हैं ना, उसको भी कहीं ना कहीं क्या अवसर मिलता है, जो कमजोर छात्र रहते हैं उनको भी सीखने का अवसर मिलता है। फिर क्या होता है, उच्च उपलब्धि, क्योंकि मास्टरी वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या उपलब्धि तो मिलेगा ना, तो उपलब्धि क्या होता है, उच्च मिलता है। उसके बाद देखिए अगला क्या हमारा मेथड है, वार्तालाप, डिस्कशन वाला मेथड। वार्तालाप मेथड, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में वाद विवाद किया जाता है, वही जो ग्रुप डिस्कशन। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रुप में 4 स्टूडेंट है, अपने आप को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, देखिए शिक्षक और विद्यार्थी क्या होते हैं के बीच
संवाद के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जो इस मेथड में जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, चीज़ों का आदान प्रदान होता है, ज्ञान का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। टीचर जो चीज़ें जानते हैं इसमें डिस्कशन के माध्यम से बताते हैं, और स्टूडेंट भी क्या चीज़ों को समझते हैं और बताते हैं। इसका महत्व क्या है, देखिए इसका महत्व क्या है, लोकतांत्रिक वातावरण क्या है, इससे लोकतांत्रिक वातावरण क्या होता है, विकास होता है। साथ में क्या, विचार अभिव्यक्ति का, विचार का जो खुद क्या अभिव्यक्ति होता है, खुद से उसको एक्सप्रेस कर सकता है चीज़ों को। फिर क्या, आलोचनात्मक सोच, कहीं ना कहीं जो उसका सोच होता है ना, वो चीज़ों को हर एंगल से सोच सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एंगल से सोचना है, चीज़ों को आलोचनात्मक सोच मतलब एक से ज़्यादा एंगल से चीज़ों को सोच सकता है, समझ सकता है। तो इस तरह से हम लोग कौन कितना मेथड, टोटल 12 मेथड को देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए और भी मेथड है, कौन कौन सा मेथड, अगला मेथड है योजना पद्धति। कौन है, प्लानिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है ना, पहले से चीज़ों को एक प्लान करके स्टूडेंट को बोला जाता है कि आपको ये चीज़ को करके लाना है, प्रॉपर वे में करते हैं, प्रॉपर प्लान के साथ। क्या बोला, देखिए शिक्षण पूर्व नियोजित होता है, क्या होता है, प्री प्लान्ड होता है, समझिए तो प्री प्लान्ड होता है। क्या होता है, प्री प्लान्ड होता है। जैसे क्या, उद्देश्यों की प्राप्ति सरल होती है। इस मेथड में क्या पहले से प्लान किया हुआ है कि नहीं हमको ये चीज़ करना है, जैसे आप लोग को भी जाना रहता है नहीं कि हम लोग पहले से प्लान कर लिए हैं, तो क्या उस चीज़ों को फिर से करना आसान होता है कि नहीं, हम ये प्लान किए आज हमको ये करना है, उठने के बाद फिर इतना बजे ये करना है, फिर यहाँ पे जाना, फिर वो काम और करना है, फिर लौटने के बाद ये करना है। तो कहीं ना क्या होता है, इससे चीज़ आसानी से होती है। क्या बोल रहा है, देखिए इससे संगठित शिक्षण, समय की बचत और क्या होता है, गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इस मेथड से क्या होता है, अगर कोई प्लान के थ्रू कुछ भी आप कीजिएगा, जो चीज़ों को आप एक प्रॉपर प्लान के थ्रू कीजिएगा ना, वो चीज़ में आप क्या सक्सेस पाइएगा और चीज़ें अच्छी तरीके से होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या पहले से एक प्लान करके चीज़ों को कर रहे हैं, ये सारे क्या एक प्लान कर लिए और प्लान से चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, व्यक्तिक व्यक्तिक शिक्षण प्रणाली। मतलब वही व्यक्तिक या फिर व्यक्तिगत जो होता है ना शिक्षण प्रणाली, मतलब अलग अलग शिक्षा जो इंडिविजुअल किसी को बता रहे हैं ना। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली मतलब क्या, इसमें जो स्टूडेंट है, प्रत्येक स्टूडेंट यानी फिर मतलब किसी एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली पर्सनली उसको गाइडेंस देंगे या पढ़ाएंगे, या फिर एक स्टूडेंट या फिर दो स्टूडेंट को इस तरह से पढ़ाएंगे, पर्सनली गाइडेंस देंगे इस मेथड में। ये क्या बोल रहा, प्रत्येक विद्यार्थी को क्या उसकी योग्यता, रुचि और गति के अनुसार शिक्षा दी जाती है। इस मेथड में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट रहते हैं ना, उसका क्या योग्यता है, उसका क्या रुचि है, उसके अनुसार उसको क्या पढ़ाया जाता है, चीज़ों को समझाया जाता है और शिक्षा दिया जाता है। इसका महत्व क्या है, देखिए क्या बोला, समान अवसर, आत्मविश्वास और क्या होता है, इससे सर्वांगीण विकास होता है। इससे क्या बच्चों को क्या, सभी बच्चों को क्या समान अवसर मिलता है, सभी को समान अवसर मिलता है। और साथ में क्या, मान लीजिए ये बच्चे कमज़ोर थे, इनको स्पेशल गाइडेंस दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं क्या फिर बाद में ये पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो क्या उसके लेवल का हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं समान अवसर मिलेगा, आत्मविश्वास से बढ़ेगा और क्या बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। उसके बाद देखिए अगला मेथड क्या है हमारा, अगला मेथड क्या है। अब देखिए हमारा अगला मेथड क्या है, हमारा अगला मेथड है मॉन्टेसनरी प्रणाली। देखिए बहुत सारे स्कूल ऐसे भी रहते हैं ना, आप सुने होंगे अपने आसपास में कि ये मॉन्टेसनरी स्कूल है, ठीक है ना। तो उनका एक अलग मेथड होता है चीज़ों को पढ़ाने का, बच्चों को समझाने का, तो वहाँ पे उसके अनुसार शिक्षा दी जाती है। आप सुने होंगे माउंट, बहुत जगह लिखा हुआ रहता है मॉन्टेसनरी स्कूल, ठीक है। देखिए इस प्रणाली में क्या होता है ना, इस प्रणाली का क्या, इस प्रणाली का विकास मारिया मॉन्टेसनरी ने किया था। इसके बारे में पढ़ना भी आप लोग को डिटेल में। देखिए इसीलिए इन्हीं के नाम पर क्या मारिया मॉन्टेसनरी ही के द्वारा ही किया गया था, इसीलिए क्या इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया, इस विधि का नाम मॉन्टेसनरी प्रणाली। क्या बोल रहा है, यह इंद्रियों के क्या, इंद्रियों के प्रशिक्षण मतलब जो सेंस ट्रेनिंग होता है और स्व शिक्षा मतलब सेल्फ एजुकेशन पर बल देती है। किस पे बल देती है, जो ये मेथड होता है ना, इंद्रियों मतलब जो इसका हाथ कान होता है ना, ये नाक जीभ ये सब के माध्यम से सिखाया जाता है चीज़ों को, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, इसे वो सेल्फ स्व शिक्षा, खुद जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होता है ना, खुद जो पढ़ता है उस पर बल दिया जाता है। किस पे, तो सेल्फ एजुकेशन स्व शिक्षा पर बल देती है। ये क्या बोला, इसमें बच्चे ना विशेष शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से क्या करते हैं, जो ये मेथड होता है ना, इस मेथड में बच्चे विशेष शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से क्या स्वतंत्रता पूर्वक अपनी गति क्या करते हैं, गति से सीखते हैं।
जैसे देखिए बच्चे यहाँ पे क्या, कुछ उपकरण है, इसके सामने कोई उपकरण है, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से क्या कर रहा है ये बच्चा अपने गति के अकॉर्डिंग, इसका जो कैपेबिलिटी है, जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखने का कोशिश कर रही है। क्या कर रही है, चीज़ों को सीखने का कोशिश कर रही है। और ये जो मेथड होता है बच्चा के लिए ही यूज़ किया जाता है, किसके लिए, ये जो मेथड होता है बच्चा लोग के लिए ही यूज़ किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए ही। तो इस तरह से हम लोग जितना मेथड था सारा एक एक करके देखे। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक जो बचा है वो देखते हैं। अब देखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें बच रहा है ये वाला करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, व्यक्तिगत विधियाँ जानने की विधियाँ, जो व्यक्तिगत भिन्नता है ना, इसको जानने के लिए एक और टॉपिक ये लास्ट ही है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता जानने की विधियाँ। आखिर हम मान लीजिए कि हम तो ये जान गए कि बच्चा में व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, ठीक ना, हम ये चीज़ को जान रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, लेकिन आखिर कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे हम, तब पता लगा पाएंगे कि उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, कितना पाया जाता है, कि पाया नहीं जाता है। तो वही सब मेथड यहाँ दिया गया है। कौन कौन सा मेथड, इन मेथड के यूज़ करके ही हम पता लगा सकते हैं कि एक बच्चे में क्या, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अब कौन कौन सा मेथड है, वो सारे मेथड्स को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो चलिए देखिए पहला मेथड क्या है इसमें, पहला मेथड हमारा क्या है, पहला मेथड हमारा है परीक्षण प्रणाली। इसमें क्या करते हैं, टेस्ट वाला मेथड है। ये कौन सा मेथड है, ये इसमें टेस्ट वाला, इसमें क्या करना है, टेस्ट करना है, तब पता चलेगा बच्चा में क्या कितना व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है, क्या पाया जाता है। फिर क्या बोला देखिए, परीक्षण विधि के द्वारा क्या है, परीक्षण विधि के द्वारा बालकों की बुद्धि, किसका किसका, तो इस विधि के द्वारा जो बालक का बुद्धि है, रुचि है, अभिरुचि है, क्या, बालक का बुद्धि हो गया, अभिरुचि हो गया, उपलब्धि भी, और क्या व्यक्तित्व तथा क्या योजनाओं का मापन किया जाता है, किसका, ये सारे चीज़ों का इस विधि के द्वारा एक बालक का क्या बुद्धि का, अभिरुचि का, योजनाओं का मापन किया, और योग्यताओं का क्या मापन किया जाता है, व्यक्तित्व और योग्यताओं का मापन किया जाता है। कौन सा मेथड के द्वारा, तो परीक्षण मेथड के द्वारा। यह बोल रहा है यह सबसे वैज्ञानिक और विश्वसनीय विधि मानी जाती है। जैसे विधि है ना, सबसे वैज्ञानिक और विश्वसनीय विधि मानी जाती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा परीक्षण किया जाता है। पहला तो हम लोग जान रहे हैं क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियां, उसमें पहला विधि क्या है, परीक्षण विधि। लेकिन अब परीक्षण विधि में कौन कौन सा विधि है, परीक्षण विधि में हमारा कौन कौन सा विधि है उसको तो जानेंगे ना। तो चलिए पहला विधि देखते हैं। पहला विधि क्या है, परीक्षण के प्रकार में पहला परीक्षण कौन है, बुद्धि परीक्षण। पहला क्या, बुद्धि परीक्षण। जैसा नाम से ही पता चल रहा है बुद्धि परीक्षण, तो इसमें क्या करेंगे, बुद्धि का परीक्षण करें, एक बालक का क्या बुद्धि का परीक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका, एक बालक का बुद्धि का परीक्षण करेंगे तो उससे पता चलेगा ना किसका बुद्धि कम है या ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इससे पता चल जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है बालक में। क्या बड़ा देखिए, बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की क्या व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी प्राप्त होती है, की जा सकती है। इसका निर्माण क्या है, इसका निर्माण देखिए, जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके किसके द्वारा किया गया है, तो बुद्धि परीक्षण का भी क्वेश्चन पूछता हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट में पूछता है। बुद्धि परीक्षण के आविष्कारक कौन थे, तो यही थे, कौन थे, बीने। कौन, बुद्धि परीक्षण के जो है ना आपका निर्माण करता कौन है, बीने है, फिर साइमन भी है, फिर टर्मन भी है। ये तीनों के बारे में पढ़ना भी है। आगे जो बुद्धि का चैप्टर पढ़ाएंगे ना उस समय हम ये सब के बारे में पूरा डिटेल से आप लोग को बताएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा कौन सा परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण। पहला तो मेरा बुद्धि परीक्षण है, इसमें क्या है, उपलब्धि परीक्षण मतलब अचीवमेंट टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे नाम से ही पता आपको क्या चल रहा है, उपलब्धि परीक्षण, क्या क्या अचीव किया है। तो इस टेस्ट से हम लोग क्या करेंगे, एक बालक क्या अचीव किया है उसके बारे में टेस्ट करते हैं। किसके बारे में जानते हैं, बालक ने क्या किया, उपलब्धि को हासिल किया उसके बारे में। जैसे बालक को मान लीजिए हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, स्कूल में पढ़ रहा है, तो आखिर वह क्या क्या उससे सीखा है, क्या क्या उपलब्धि उसको मिला, उसके बारे में क्या करेंगे, इसमें जांच करेंगे। कौन सा मेथड, तो उपलब्धि परीक्षण में। ये क्या बोल रहा है, इन परीक्षणों के द्वारा क्या, इन परीक्षणों के द्वारा यह जांच की जाती है, क्या जांच की जाती है, कि विद्यार्थी ने पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में कितनी कितनी ज्ञान अर्जन किया है। ज्ञान अर्जन किया मतलब कितना ज्ञान को अर्जन किया, कितना चीज़ों को सीखा है। कौन सा मेथड से जानेंगे, तो ये मेथड कौन है हमारा, उपलब्धि परीक्षण। इस मेथड से हम जानेंगे कि बच्चा क्लास में कितना अपना ज्ञान को अर्जन किया है, कितना चीज़ों को सीखा है, समझा है, इस मेथड के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं अगला मेथड कौन सा है।
देखिए आप लोग को बताइए, किन्हीं को अगर कुछ लग रहा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, अब देखते हैं अगला मेथड क्या है। हमारा अगला मेथड क्या है वो देखते हैं। देखिए अगला मेथड है क्या, अभियोग्यता परीक्षण। कौन है, अभियोग्यता परीक्षण। देखिए इसमें भी क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या करेंगे ना, इसके द्वारा हम लोग को, जैसे आप लोग भी देते हैं एग्जाम तो उसमें देखते हैं, जैसे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है तो क्या उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो इससे क्या, उस बच्चा का किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या एबिलिटी है, क्या नॉलेज है, उसके बारे में चेक किया जाता है। ठीक ना, क्या बोल रहा है देखिए, इसके द्वारा विद्यार्थी को किन विषयों में विशिष्ट योग्यता है, मान लीजिए कौन सा विषय में है, ये विशिष्ट मतलब उस विषय का उसको स्पेशल क्या नॉलेज है या नहीं, उसके बारे में क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या बोल रहा है, किन विषयों में विशिष्ट योग्यता है, इनका ज्ञान का क्या, इनका ज्ञान प्राप्त होता है। उससे क्या पता चलता है कि कौन सा विषय में उसको विशिष्ट योग्यता है कि नहीं, उसी का ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा मेथड से, तो अभियोग्यता परीक्षण से, एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इस मेथड से क्या होता है ना, इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में बच्चा के सामने जो भी कठिनाई आता है ना, जो भी उसका समस्या आता है, कठिनाई आता है, तो इस मेथड से जो आता है उसका किस तरह से समाधान किया जा सकता है उसके बारे में जानते हैं। किस तरह से बच्चा के साथ जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, कठिनाई आ रहा है, उसको किस तरह से समस्या का समाधान किया जाएगा उसका पता लगाया जाता है, फिर क्या समस्या का समाधान किया जाता है। क्या बोला देखिए, नैदानिक परीक्षण द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका शायद, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नैदानिक परीक्षण द्वारा विद्यार्थी की किसी विषय संबंधी कठिनाई अथवा क्या, किसी विषय से संबंधित जो उसमें कठिनाई या समस्या आता है ना, कमजोरी का पता लगाया जाता है, और फिर उसका क्या निदान किया जाता है, मतलब क्या उसका उपचार किया जाता है। निदान मतलब उपचार किया जाता है, कौन सा उसका प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में, जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या सॉल्व किया जाता है, उसका निदान किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है। अब अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, कौन सा टेस्ट, अभिवृत्ति टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होगा, तो इस टेस्ट में क्या होगा, उसका जो अभिवृत्ति होता है ना, एक बच्चा का, एक बालक का क्या होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ईगो वाली लड़की है, उसका बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो ये सब जांचने के लिए क्या आता है, इससे भी क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। तो क्या बोल रहा है देखिए, अभिवृत्ति परीक्षण द्वारा क्या, व्यक्ति विशेष की अभिवृत्ति एटीट्यूड को जांचने का प्रयास किया जाता है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिवृत्ति परीक्षण। इसके द्वारा क्या, किसी का जो क्या है अभिवृत्ति है उसको जानने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, टेस्ट है हमारा व्यक्तित्व परीक्षण। क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, किसी का जो अपना जो व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसके बारे में किया जाता है, उसको चीज़ों को नापा जाता है, उससे भी पता चलता है। क्या बोल रहा देखिए, इन परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति के समस्त गुणों का, क्या होता है, एक व्यक्ति में क्या क्या गुण पाया जाता है, उनके सारे गुणों को क्या कहता है, सारे गुणों का मूल्यांकन करके व्यक्तिक भिन्नता को जाना जाता है। मतलब वही व्यक्तिगत भिन्नता को, व्यक्तिक भिन्नता है ना, जो व्यक्ति में जो भी क्या गुण है, सारे गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, फिर क्या कहता है, व्यक्तिगत भिन्नता को जाना जाता है कि उसमें किस तरह का व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे मेथड थे। अब देखते हैं अगला कौन सा मेथड है। अब देखिए अगला मेथड क्या है हमारा, हमारा अगला मेथड क्या है, अभिरुचि परीक्षण। सातवां जो उसमें पहला में जो परीक्षण टेस्ट कर रहे थे ना, उसमें पहला हम लोग क्या देख रहे थे, परीक्षण टेस्ट, उसमें सातवां मेथड कौन सा है, अभिरुचि, इंटरेस्ट। मतलब इससे क्या होगा, जैसे नाम से पता चल रहा है इंटरेस्ट, क्या उसका रुचि है, क्या भी रुचि है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या, एक बच्चे का क्या उसका रुचि के बारे में टेस्ट किया जाता है, क्या उसका रुचि है, क्या भी रुचि है, उसका और क्या चीज़ उसको पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसके बारे में टेस्ट किया जाता है। क्या बोल रहा है देखिए, अभिरुचि परीक्षणों के द्वारा क्या, अभिरुचि परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षिक शैक्षिक और व्यावसायिक रुचियों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। क्या जो बच्चा को क्या उसको शैक्षिक वाला क्या इंटरेस्ट है, फिर क्या उसको व्यावसायिक रुचि का क्या ज्ञान है, उसके बारे में पता किया जा सकता है। ठीक ना, उसके बाद क्या बोल रहा है, जिससे विषयों और व्यवसायों के चुनाव चुनने में मदद मिलता है। इससे क्या होता है, उसको कौन सा सब्जेक्ट को लेना है बाद में, और कौन सा चीज़ों को
उसमें जॉब करना या काम करना, अपना व्यवसाय को चुनना है, उससे क्या मिलता है? मदद मिलता है। अगला हम देखिए दूसरा मेथड क्या, पहला मेथड तो हम लोग परीक्षण वाला देख रहे थे, परीक्षण वाला जो मेथड है उसमें सब देखे। अब दूसरा मेथड क्या है व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जानने का? दूसरा मेथड क्या है? व्यक्ति इतिहास। क्योंकि देखिए किसी का हिस्ट्री के बारे में, किसी का इतिहास क्या है, उससे भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता का पता चलता है। नहीं चलता है कि उसका मतलब पहले क्या बैकग्राउंड रहा है, उसके अब पहले वाला क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे भी व्यक्तिगत विभिन्नता का पता चलता है। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है, क्या बोल रहा, देखिए इस विधि में, इस विधि में बालक के पारिवारिक जो नाम से ही पता चल रहा है इतिहास, व्यक्ति इतिहास विधि, तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है, जो बालक है, उसका इतिहास को देखा जाएगा। इतिहास को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाएगा, तभी तो पता चलेगा। क्या बोला देखिए, इस विधि में बालक के पारिवारिक, पारिवारिक पर क्या, सामाजिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य, शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं भावनात्मक इतिहास का क्या, इतिहास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है इस मेथड में। कौन सा? जब व्यक्ति इतिहास, जब व्यक्ति का इतिहास वाला विधि में हम लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का पूरा उसका, एक बालक का क्या पूरा हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री मतलब क्या, उसका पारिवारिक फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो समाज वाला कैसा है, उसका शैक्षिक बैकग्राउंड कैसा है, स्वास्थ्य बैकग्राउंड कैसा है, फिर भावनात्मक इतिहास कैसा है, इस सारे चीज़ों के बारे में क्या विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, सारे चीज़ों को अच्छा से देखा जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इसका महत्व क्या है, इस मेथड का महत्व क्या है? समस्या की जड़ तक पहुंचना। अगर पूरा उसका कहीं ना कहीं उसका हिस्ट्री देख रहा है, पूरा स्टार्टिंग से जा रहा है, क्या जड़ तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस समस्या का क्या प्रॉब्लम है वो तो पता चलेगा ना, उस समस्या का जड़ क्या है वो तो जान पाएंगे ना। तो ये क्या होगा, समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं इस मेथड का यूज करके। फिर क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत मार्ग दर्शन में सहायक। कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम का पता चल जाएगा कि बच्चा का क्या प्रॉब्लम है पूरा, तो कहीं ना कहीं उसको पर्सनल गाइडेंस दे सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, सुधारणात्मक शिक्षा में उपयोगी। कहीं ना कहीं हाँ, ये सारा कुछ उसका पता चलेगा तो क्या, उसको कैसे क्या प्रॉब्लम है, सारा कुछ हमको जड़ से पता चल गया, तो उसको फिर कैसे ठीक किया जा सकता है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे सुधार किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों का भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऐसा है क्या कोई जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, हम चीज़ों को समझाने का सारा कुछ कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं लास्ट में हमारा क्या बचा है। अब देखिए हमारा क्या है लास्ट, इसमें जो मेथड क्या है, संचित अभिलेखन पत्र। संचित देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अभिलेखन संचित मतलब इसमें क्या, चीज़ों को ना, एक स्टूडेंट का जो भी डाटा होता है, रिकॉर्ड होता है, सारा रिकॉर्ड को कलेक्ट करके रखा जाता है और उससे फिर पता किया जाता है उसका व्यक्तिगत विभिन्नता का। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें विद्यार्थी से संबंधित, विद्यार्थी से संबंधित सभी सूचनाएं, क्या सभी सूचनाएं, जैसे क्या, जैसे शैक्षिक प्रगति, जैसे क्या, शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य, उसका जो शिक्षा का जो प्रगति कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो हेल्थ कैसा रहा है, फिर क्या उसका व्यवहार कैसा रहा है, फिर उसका रुचि कैसा है, आदि क्रमबद्ध रूप से क्या दर्ज की जाती है। सारा कुछ क्या एक सीक्वेंस में सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सा मेथड में, तो संचित अभिलेख पत्र में, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड में, ये सारा कुछ को क्या जाता है, दर्ज किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब इसका महत्व क्या है, देखिए इस मेथड का महत्व क्या है, विद्यार्थी की निरंतर प्रकृति का आकलन। क्योंकि देखिए उसका सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो कंटिन्यू किया प्रोसेस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सारा कुछ का आकलन की मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर क्या बोल रहा है, शिक्षकों व अभिभावकों के लिए उपयोगी। कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट का सारा कुछ पता है, उसका सारा रिकॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं से क्या टीचर को भी हेल्प मिलेगा, और क्या कहीं ना कहीं अभिभावक को ही उसके बारे में पता चलेगा। जैसे मान लीजिए वो स्टूडेंट कौन सा एग्जाम में कितना मार्क्स लाया है, कैसे पास किया, कौन सा टेस्ट में कितना मार्क्स लिया, कौन सा टेस्ट दिया है कि नहीं दिया है, चाहे क्लास कब अब्सेंट किया है, मान लीजिए हॉस्टल में रहता है तो क्लास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सारा कुछ का रिकॉर्ड रहेगा। तो कहीं ना कहीं क्या, इससे टीचर को भी मान लीजिए इंटरनल मार्क्स देना है तो पता चलेगा, रिकॉर्ड रहेगा। फिर यही रिकॉर्ड से क्या, उसके जो पेरेंट्स का भी आते हैं स्कूल में, तो उनको भी पता चलेगा। तो इससे दोनों को फायदा है, किसको, टीचर्स को भी, और कहीं ना कहीं अभिभावक को, पेरेंट्स को भी फायदा है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, मार्गदर्शन एवं परामर्श में सहायक।
कहीं ना कहीं देखिए उसका सारा रिकॉर्ड रहेगा, सारा चीज़ पता रहेगा, तो उसको पता चलेगा ना उसमें क्या कमी है, क्या उसमें नेगेटिव चीज़ है, क्या पॉजिटिव चीज़ है। तो कहीं ना कहीं उसको क्या एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, क्या प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा, और कहीं ना कहीं क्या उसको परामर्श करने में क्या सहायता भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग का जो ये टॉपिक था व्यक्तिगत विभिन्नता, इसका थ्योरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये 2 क्लास में किए हैं, पहला भी 1.5 घंटा का था, ये भी आपका लगभग 1.5 घंटा का क्लास चला है। तो ये दोनों क्लास में, ये सेकंड क्लास था, इसके पहले अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहला क्लास वाला वीडियो देख लीजिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अब हम लोग लास्ट इसके बाद वाला क्लास में क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है सीटेट जेटेट या अदर स्टेट एग्जाम में, सारे को करेंगे, ठीक है ना। तो अगर देखिए ये सब का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अगर अभी तक आप लोग हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं किए हैं टीचिंग एकेडमी वाला, तो डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाइए। आप लोग को जो भी कोर्स खरीदना है, चाहे बीएड का, डीएलएड का, सीटेट का, जेटेट का, या कोई भी कोर्स, तो यह नोट्स खरीदना है तो इस एप्लीकेशन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर रजिस्टर कीजिए, सारा कोर्स वहाँ पे है, ठीक ना। तो चलिए अब फिर से अगले क्लास में मिलते हैं इसका एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। देखने के लिए वीडियो थैंक यू।